आपको एक ऐसी गवर्नमेंट चलाने को मिले जिसके रूल्स, जिसका सिस्टम और जिसका बॉस कोई और हो। एग्जैक्टली बिल्कुल यही हुआ था 1937 में जब कांग्रेस पार्टी ने प्रोविंसेस में पावर संभाली अंडर द ब्रिटिश राज। ये एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था, क्राउन ऑफ थॉर्न्स यानी कांटों का ताज। अगर आप ऐसे ही फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल एक्सप्लोरेशंस के लिए तैयार हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हाँ, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि कोई भी एनालिसिस मिस ना हो। आज हम एक डिटेल चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक नेम, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। ब्रॉड माइक्रो थीम, द 28-month एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नेंस बिफोर इंडिपेंडेंस। हमारा सफर शुरू होगा गांधी जी की एडवाइस से, फिर हम देखेंगे कि सिविल लिबर्टीज पर क्या काम हुआ। उसके बाद हम अग्रेरियन रिफॉर्म्स और लेबर के प्रति कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के एटीट्यूड को समझेंगे। वी विल आल्सो टच अपॉन सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स, एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज। और एंड में पूरा इवैल्यूएशन करेंगे, इंक्लूडिंग द चैलेंजेस दे फेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो फर्स्ट टॉपिक। टॉपिक 1, कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, फाउंडेशन एंड गांधीज एडवाइस। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि 1937 में इलेक्शंस में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पार्टी ने बॉम्बे, मद्रास, यूपी, बिहार जैसे कई ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में सरकार बनाई। ये पहली बार था कि वो बड़े पैमाने पर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल को अचानक से पूरे स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मौका मिल जाए। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी ब्रिटिश हैं। सो यू हैव सम पावर बट द अल्टीमेट कंट्रोल इजंट योर्स। बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ना। एकदम। तो चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये मिनिस्ट्रीज बनी कैसे? तो बात शुरू होती है कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के फॉर्मेशन से। इनिशियली 8 प्रोविंसेस में से 6 में बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार। राइट। और बाद में 2 और जुड़ गए थे। हाँ, बाद में एनडब्ल्यूएफपी यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और असम भी जुड़ गए। तो बैकग्राउंड ये है कि इस मौके पर गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दी। क्या एडवाइस थी वो? उन्होंने कहा, इन ऑफिसेस को लाइटली होल्ड करना, टाइटली नहीं। ये कोई पावर ग्रैबिंग एक्सरसाइज नहीं थी। इंटरेस्टिंग। तो इसके पीछे का कोर लॉजिक क्या था? लाइटली होल्ड करना मतलब क्या वो चाहते थे कि कांग्रेस इसे सीरियसली ना ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। द कोर आइडिया वाज टू यूज दीज ऑफिसेज एज क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स, कांटों का ताज। इसका मतलब था कि ये एक जिम्मेदारी है, कोई इनाम नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इन ऑफिसेज को ऐसे यूज करना है जैसे ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट या इंटेंड नहीं किया था। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को डिसरप्ट करना। एग्जैक्टली और सबसे इंपॉर्टेंट, गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को प्रूव करना है कि वो पुलिस और आर्मी की कम से कम हेल्प से रूल कर सकती है, बेसिकली पीपल्स पावर से। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसने क्या टोन सेट किया? इसने एक टोन सेट कर दिया। ये साफ हो गया कि कांग्रेस सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बल्कि नेशनलिस्ट गोल को आगे बढ़ाने के लिए पावर में आई थी। इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव, नॉट जस्ट गवर्नेंस। राइट। तो कंक्लूजन ये है कि ये फाउंडेशन था गवर्नेंस विद अ नेशनलिस्ट पर्पस, गाइडेड बाय अ फिलॉसफी ऑफ सर्विस एंड स्ट्रेटेजिक डिसरप्शन। परफेक्ट। अब थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए। जरूर। चलो एक क्विक मेमोरी चेक। वो पहले 6 प्रोविंसेस कौन से थे जहां कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई? ओके, लेट मी थिंक। बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार। इसका एक मेमोरी हैक भी है। बीएमसी इन ओयूबी, बॉम्बे मद्रास सेंट्रल, इन ओडिशा यूपी बिहार। ब्रिलियंट। सवाल 2, गांधी जी ने इन ऑफिसेस को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा पावरफुल मेटाफोर यूज किया था? ये तो सिंपल है, क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स। याद रखना आसान है, पावर आसान नहीं थी, कांटों भरी थी। एकदम सही। तीसरा सवाल, बाद में कौन से 2 प्रोविंसेस ऐड हुए थे? ये थे एनडब्ल्यूएफपी एंड असम। इसका मेमोरी हैक एनए हो सकता है, नॉट अवेलेबल से याद रखो, जो बाद में अवेलेबल हो गए। दैट्स अ गुड वन। चौथा सवाल, गांधी जी के एडवाइस का एक की पॉइंट था स्टेट मशीनरी को लेकर। वो क्या था? टू रूल विद द लीस्ट असिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस एंड द आर्मी, यानी जनता का शासन, डंडे का नहीं। परफेक्ट। और आखिरी सवाल इस सेक्शन का, इन ऑफिसेस को एक्सेप्ट करने का अल्टीमेट गोल क्या था अकॉर्डिंग टू गांधी? टू क्विकन द पेस टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट गोल, सिर्फ पावर एंजॉय करना नहीं। एक्सीलेंट। तो अब प्रैक्टिस क्यों? Now pause and practice saying Gandhi advised congressmen to hold offices lightly as crowns of thorns to quicken the pace towards independence. और इसका मिनी रिकैप? In short, कांग्रेस का गवर्नेंस में आना पावर के लिए नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजिक कदम था। ग्रेट। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 2, वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, इम्पैक्ट एंड लिमिटेशंस। शॉर्ट डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कांग्रेस के 28 महीने के रूल का लोगों पर जबरदस्त पॉजिटिव असर हुआ, लेकिन उनके पास सिस्टम को जड़ से बदलने की पावर नहीं थी। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बहुत अच्छा है। इमेजिन तुम्हें एक सुपर फास्ट गेमिंग कंप्यूटर मिलता है पर इंटरनेट स्पीड 2G है। तो मैं छोटे मोटे गेम्स खेल सकती हूँ, बहुत मजा भी आएगा, लेकिन हाई एंड ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकती। Exactly. That was the Congress ministry's great enthusiasm, but limited by the system's bandwidth. चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? जैसे ही कांग्रेस पावर में आई, लोगों में ग्रेट एंथुसियाज्म की लहर दौड़ गई। इट वाज लाइक सप्रेस्ड मास एनर्जी हैड बीन रिलीज्ड। फ्रीडम का टेस्ट मिल रहा था। इसका बैकग्राउंड क्या था? मतलब इस इंथुजियाज्म का असर पार्टी पर क्या हुआ? इससे कांग्रेस की प्रेस्टीज बहुत बढ़ गई। उन्होंने प्रूव किया कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट करना ही नहीं जानते, बल्कि स्टेट पावर को लोगों के फायदे के लिए यूज भी कर सकते हैं। ओके, तो इसका कोर लॉजिक क्या था?
सब कुछ अच्छा था या कुछ लिमिटेशंस भी थी? यही तो पॉइंट है। दो बेसिक लिमिटेशंस थी। पहली, दे कुड नॉट चेंज द बेसिक इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। जो अंग्रेजी सिस्टम था वो वैसा ही रहा, इंट्रोड्यूस अ रैडिकल एरा। वो अचानक से सब कुछ नहीं बदल सकते थे। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? लोगों को क्या समझ आया इससे? इससे लोगों को ये समझ आया कि असली आजादी कितनी जरूरी है। सेल्फ गवर्नमेंट से फायदे तो हो रहे थे, लेकिन पूरी तरह से बदलाव तभी आएगा जब ब्रिटिश रूल खत्म होगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन ये है कि ये 28 महीने एक ट्रेलर जैसे थे। अचीवमेंट्स थे, एक्साइटमेंट था, पर लिमिटेशंस ने ये भी साफ कर दिया कि पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल। चलो अब इस पर कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, एक सिंपल सा सवाल, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कितने टाइम तक रूल किया? 28 मंथ्स। याद रखने के लिए सोचो, ये 2 साल और 4 महीने का एक इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप था। नाइस एनालॉजी। दूसरा सवाल, लोगों के मूड पर इस रूल का सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था? ग्रेट एंथुजियाज्म एंड द रिलीज ऑफ सप्रेस्ड मास एनर्जी। एक जश्न का माहौल था, आजादी की एक झलक थी। राइट। तीसरी बात, उनकी सबसे बड़ी बेसिक लिमिटेशन क्या थी? दे कुड नॉट चेंज द बेसिक इंपीरियलिस्ट कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का सॉफ्टवेयर वही पुराना था। सही। चौथा सवाल, वो किस तरह का एरा इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए? और रेडिकल एरा, वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस नहीं ला पाए, सिर्फ रिफॉर्म्स किए। इवोल्यूशन नॉट रेवोल्यूशन। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, इस पीरियड ने कांग्रेस पार्टी की इमेज या प्रेस्टीज को कैसे अफेक्ट किया? प्रेस्टीज बढ़ गई। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की तरह भी देखने लगे। उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। परफेक्ट। अब प्रैक्टिस क्यों? Practice saying the 28-month rule boosted Congress's prestige but was limited by the unchangeable imperialist system. और मिनी रिकैप? In short, ये 28 महीने कांग्रेस के लिए एक इमेज बूस्टर थे, लेकिन कॉलोनियल सिस्टम ने उनके हाथ बांध रखे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। हाँ, टॉपिक 3, सिविल लिबर्टीज, अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। इसकी डेफिनेशन है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने लोगों को आजादी देने के लिए बहुत सारे रिप्रेसिव लॉज हटाए, लेकिन कहीं-कहीं उन्होंने खुद भी वही पुराने लॉज यूज किए। रियल लाइफ एग्जांपल ये है, जैसे स्कूल का नया हेड बॉय सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक यूनिफॉर्म चेक्स एक्सेट्रा हटा दें। एग्जैक्टली, बट फिर एग्जाम टाइम में चीटिंग रोकने के लिए खुद ही बहुत स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन करवाए। सो फ्रीडम दी पर कंट्रोल भी रखा। एकदम। तो कंटेंट डिस्कशन शुरू करें। इंट्रोडक्शन। सिविल लिबर्टीज के फ्रंट पर कांग्रेस ने आते ही बड़े कदम उठाए। द गोल वाज टू रिमूव द कर्ब्स ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, बैकग्राउंड ये था कि अंग्रेजों ने इमरजेंसी पावर्स वाले लॉज, प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस पर बैन लगा रखे थे। कांग्रेस ने इन सब को ईज किया। तो कोर लॉजिक में पहले पॉजिटिव देखते हैं, क्या क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ। उन्होंने इमरजेंसी पावर्स वाले लॉज रिपील किए, हिंदुस्तान सेवा दल और यूथ लीग्स जैसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन से बैन हटाया, बुक्स और जर्नल से बैन हटाया, प्रेस रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट किए। और भी कुछ था? हाँ, कॉन्फिस्केटेड आर्म्स और आर्म्स लाइसेंसेज रिस्टोर किए, पुलिस पावर्स को कर्ब किया और सीआईडी ने पॉलिटिशियंस को शैडो करना बंद कर दिया। पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया और बॉम्बे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम जब्त की गई जमीनें वापस की। बेसिकली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये तो काफी इंप्रेसिव लिस्ट है, लेकिन अब आते हैं ब्लेमिशेस पर। कोर लॉजिक का नेगेटिव साइड क्या था? रिकॉर्ड परफेक्ट नहीं था, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस थे। फॉर एग्जाम्पल, मद्रास गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट लीडर यूसुफ मेहराली को इन्फ्लेमेटरी स्पीच के लिए अरेस्ट किया। ओके, और एक और सोशलिस्ट एस बटलीवाला को सेडिशियस स्पीच के लिए 6 महीने की सजा दी। और बॉम्बे के होम मिनिस्टर के.एम. मुंशी ने कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट के खिलाफ सीआईडी का इस्तेमाल किया। सीआईडी का इस्तेमाल, ये तो वही कॉलोनियल टूल है जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सो दे यूज द सेम कॉलोनियल टूल्स दे फॉट अगेंस्ट। हाँ। इससे रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये हुआ कि एक डिबेट शुरू हुई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिमिट क्या है? क्या नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को भी अपने क्रिटिक्स को दबाने का हक है? This was a complex question. तो इसका कंक्लूजन क्या है? The record on civil liberties was largely positive and a major achievement, but it was also blemished, showing the complexities of governance. बिल्कुल सही। चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल, अनबैंड की गई ऑर्गेनाइजेशंस में से 2 के नाम बता सकते हो? हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग्स। मेमोरी हैक। हिंदुस्तान की सेवा करने वाली यूथ। नाइस। दूसरा, मद्रास गवर्नमेंट ने किन 2 सोशलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट किया था? यूसुफ मेहराली एंड एस बाटलीवाला। इसका हैक, एम फॉर मद्रास, एम फॉर मेहराली। बाटलीवाला याद रखना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। तीसरा सवाल, बॉम्बे के उस होम मिनिस्टर का नाम क्या था जिन्होंने लेफ्टिस्ट के अगेंस्ट सीआईडी यूज की? के.एम. मुंशी। एम फॉर मुंशी, एम फॉर मुंबई, बॉम्बे। सही। चौथा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप क्या लिया गया था, स्पेशली इन बॉम्बे? कॉन्फिस्केटेड लैंड्स वर रिस्टोर्ड। जिनकी जमीन छीनी गई थी उन्हें वापस मिली। ये बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। आखिरी सवाल, प्रेस के लिए क्या आजादी दी गई? By the arrests of socialists like Mahaleli and Batliwala. और इसका मिनी रिकैप? In short, Congress rule brought significant civil liberties, but it wasn't a perfect picture as they sometimes used the old repressive tactics themselves. चलिए, अब एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर जो उस टाइम की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करता था। हाँ, टॉपिक 4, agrarian reforms, efforts and constraints. इसकी शॉर्ट डेफिनेशन, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने किसानों की हालत सुधारने के लिए कानून बनाए, लेकिन जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए क्योंकि उनके सामने कई मजबूरियां थीं। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ये है, imagine you want to renovate your entire house, but you have a limited budget, only a few days to do it, and some family members don't want any changes.
तो आप थोड़ी पेंटिंग और रिपेयर कर लोगे पर पूरा स्ट्रक्चर नहीं बदल पाओगे। एग्जैक्टली यही हाल था एग्रेरियन रिफॉर्म्स का। चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो सबसे बड़ी उम्मीद थी कि कांग्रेस किसानों के लिए कुछ करेगी, और उन्होंने कोशिश भी की। बैकग्राउंड ये था कि जमींदारी सिस्टम ने किसानों को एक्सप्लॉइट किया था। द गोल वाज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द टेनेंट्स, पर कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ द एग्रेरियन स्ट्रक्चर वाज वेरी डिफिकल्ट। तो कोर लॉजिक में सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स पर बात करते हैं। इतनी सारी मजबूरियां क्या थीं? कई कंस्ट्रेंट्स थे। दे डिड नॉट हैव एडिक्वेट पावर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एडिक्वेट नहीं थे क्योंकि अलायंस शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले जाती थी। स्ट्रैटेजी ऑफ क्लास एडजस्टमेंट्स, यानी जमींदारों को भी साथ लेकर चलना था। और भी थे। हाँ, 4 टाइम की कमी थी, एज कांग्रेस पॉलिटिक्स वाज कॉन्फ्रंटेशन नॉट कोऑपरेशन। 5th 1938 के आसपास वॉकआउट्स आने लगे थे। 6th रिएक्शनरी सेकंड चेंबर, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स थे, वो कानून पास नहीं होने देते थे। 7th द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इटसेल्फ वाज टू कॉम्प्लेक्स। इतने सारे कंस्ट्रेंट्स, तो इनके बावजूद उन्होंने अचीवमेंट्स क्या हासिल की? इन कंस्ट्रेंट्स के बावजूद मिनिस्ट्रीज ने लैंड रिफॉर्म्स, डेट रिलीफ, फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी, अरियर्स ऑफ रेंट और लैंड टेन्योर्स पर कानून बनाए। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? किसे फायदा मिला और किसे नहीं? इसका फायदा स्टैट्यूटरी और ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स को मिला, लेकिन सब टेनेंट्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें मोबिलाइज नहीं किया गया था। तो रिफॉर्म हुआ, पर टॉप लेयर तक ही आ पहुंचा। तो कंक्लूजन? Agrarian reforms show the classic dilemma of a government with good intentions but limited power. They did what they could, but a revolution was not possible. सही बात है। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल, कैन यू लिस्ट 3 out of the 7 constraints that limited agrarian reforms? Okay, 3. Inadequate powers, inadequate finances, and the reactionary legislative council. इसका हैक पावर, पैसा और पॉलिटिक्स। परफेक्ट। सवाल 2, लेजिस्लेटिव काउंसिल किन प्रोविंसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी? यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार, बॉम्बे, मद्रास एंड असम। ये बड़े प्रोविंसेस थे जहां वेस्टेड इंटरेस्ट स्ट्रांग थे। राइट। तीसरा सवाल, रिफॉर्म्स का फायदा किस ग्रुप को सबसे ज्यादा हुआ? स्टैट्यूटरी एंड ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। ये वो टेनेंट्स थे जिनके पास थोड़े लीगल राइट्स थे। और कौन से 2 ग्रुप्स थे जिन्हें इन रिफॉर्म्स का फायदा नहीं मिला? सब टेनेंट्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स। सबसे नीचे वाले तबके तक बेनिफिट नहीं पहुंचा। सही। आखिरी सवाल, वॉक लाउड्स का जिक्र किस साल के रेफरेंस में किया गया है? 1938। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद प्रायोरिटीज बदलने लगी। ग्रेट। अब इसका प्रैक्टिस क्यों? Practice saying, despite constraints like inadequate finances and power, the Congress ministries passed laws for debt relief and land tenure, mainly benefiting statutory tenants. और इसका मिनी रिकैप? In short, Congress tried to help farmers but was blocked by many issues, so the reforms were helpful but not revolutionary. किसानों के बाद अब बात करते हैं मजदूरों की। ये भी एक बैलेंसिंग एक्ट था। बिल्कुल। Topic 5, Attitude towards labor, a balancing act. शॉर्ट डेफिनेशन, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने वर्कर्स की इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन साथ ही इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन करने के लिए स्ट्राइक्स को डिस्करेज किया। रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है, जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को पॉकेट मनी भी बढ़ाकर देता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि ज्यादा शोर मत मचाना, घर में शांति बनी रहनी चाहिए। इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ केयर एंड कंट्रोल। बहुत सही एनालॉजी है। चलो इसके कंटेंट पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। कांग्रेस की जीत से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की उम्मीदें बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि अब अपनी सरकार है, इसलिए इंडस्ट्रियल अनरेस्ट बढ़ गया। तो इस बैकग्राउंड में कांग्रेस का अप्रोच क्या था? कांग्रेस का बेसिक अप्रोच था वर्कर्स इंटरेस्ट को एडवांस करना, बट एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल पीस प्रमोट करना। ये एक बैलेंसिंग एक्ट था। कोर लॉजिक क्या था? उनका मेथड क्या था इस बैलेंसिंग एक्ट को अचीव करने का? उनका मेथड था स्ट्राइक्स को कम करना और कंपल्सरी आर्बिट्रेशन एडवोकेट करना, यानी स्ट्राइक पर जाने से पहले बातचीत करो। मिनिस्ट्रीज ने लेबर और कैपिटल के बीच मीडिएशन का काम किया ताकि वर्कर्स की वेजेस बढ़े और कंडीशंस इंप्रूव हों। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुए तब क्या किया? जब मिलिटेंट ट्रेड यूनियन प्रोटेस्ट हुए तो उन्हें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ट्रीट किया। सेक्शन 144 लगाया गया और लीडर्स को अरेस्ट किया गया। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? लेफ्टिस्ट इससे खुश नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं। ये अप्रोच लार्जली सक्सेसफुल रहा एक्सेप्ट इन बॉम्बे। लेफ्टिस्ट क्रिटिक्स इससे खुश नहीं थे, उन्हें लगा कांग्रेस कैपिटलिस्ट का साथ दे रही है। नेहरू खुद इन रिप्रेसिव मेजर्स से अनहैप्पी थे, पर पब्लिकली मिनिस्ट्रीज को सपोर्ट करते थे। गांधी जी भी मिलिटेंट मेथड्स के खिलाफ थे। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? बिल्कुल, चलो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। व्हाट वाज द मेन टूल कांग्रेस एडवोकेटेड फॉर बिफोर अ स्ट्राइक? कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। पहले बात फिर हड़ताल। सही है। दूसरा, मिलिटेंट प्रोटेस्ट को हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्रीज ने कौन सा कॉलोनियल लॉ यूज किया? सेक्शन 144। ये आज भी यूज होता है, तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सही पॉइंट है। सवाल 3, किस जगह पर ये लेबर पॉलिसी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई? बॉम्बे इंडस्ट्रियल हब था, वहां इश्यूज ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे। राइट। चौथा सवाल, कांग्रेस लीडरशिप में कौन इन रिप्रेसिव मेजर्स से अनहैप्पी थे? जवाहरलाल नेहरू, वो आइडियलिस्ट थे, उन्हें ये पसंद नहीं था। ठीक है। और पांचवा, 1938 में बॉम्बे में एक कंट्रोवर्शियल एंटी लेबर एक्ट पास हुआ। उसका नाम क्या था? दी बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स एक्ट 1938। ये उनके एंटी लेबर शिफ्ट का एक एग्जाम्पल माना जाता है। एक्सीलेंट। अब इसका प्रैक्टिस क्यों? Practice saying, the Congress labor policy aimed for industrial peace through compulsory arbitration, but it also used Section 144 against militant unions, especially in Bombay. और मिनी रिकैप?
इन शॉर्ट, कांग्रेस ने वर्कर्स और इंडस्ट्री ओनर्स के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें थोड़ी सक्सेस और थोड़ी क्रिटिसिज्म मिली। ठीक है, अब उस एरिया में चलते हैं जहां उनका विजन सबसे ज्यादा फ्यूचर लुकिंग था। हाँ, टॉपिक 6, सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स, बिल्डिंग अ न्यू इंडिया। इसकी डेफिनेशन है कि गवर्नेंस के अलावा कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे हरिजन वेलफेयर, एजुकेशन और नेशनल प्लानिंग की शुरुआत। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये ऐसा है जैसे एक कंपनी सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, बल्कि अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ, उनके बच्चों की एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रही है। एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल। चलो इसके कंटेंट पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? कांग्रेस ने प्रूव किया कि उनका विजन सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक नहीं, बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तक था। बैकग्राउंड ये था कि इंडियन सोसाइटी में कई प्रॉब्लम्स थी, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इलिटरेसी एटसेट्रा। कांग्रेस ने इन एरियाज में काम करना शुरू किया। तो कोर लॉजिक में उनके इनिशिएटिव्स क्या थे? उन्होंने कुछ एरियाज में प्रोहिबिशन, शराबबंदी लागू की। हरिजन्स के वेलफेयर के लिए मेजर्स लिए, जैसे टेम्पल एंट्री, पब्लिक फैसिलिटीज का यूज, स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट सर्विस में उनका नंबर बढ़ाना। और एजुकेशन, हेल्थ? हाँ, प्राइमरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन पर ध्यान दिया। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को इंप्रूव किया। खादी को सब्सिडीज देके इनकरेज किया। प्रिजन रिफॉर्म्स किए। इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को बढ़ावा दिया। और एक लैंडमार्क स्टेप भी था ना? बिल्कुल, कोर लॉजिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने नेशनल प्लानिंग की नींव रखी। 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस के अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप की गई। वाओ, तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? ये सारे स्टेप्स फ्यूचर इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। ये दिखाता है कि कांग्रेस के पास आजादी के बाद देश कैसे चलाना है, इसका एक विजन था। तो कंक्लूजन क्या है इस सेक्शन का? The social welfare reforms were perhaps the most visionary aspect of their rule, laying the groundwork for the policies of independent India. बहुत अच्छा। अब इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला, हरिजन वेलफेयर के लिए लिए गए 3 स्पेसिफिक मेजर्स बताओ। Temple entry, access to public facilities, and scholarships. इसका हैक, respect, rights and resources. Triple R. ब्रिलियंट। सवाल 2, नेशनल प्लानिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी? 1938. ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉर क्लाउड्स, बॉम्बे एक्ट और एनपीसी। सही। तीसरा, उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे जिनके अंडर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी? सुभाष चंद्र बोस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। बिल्कुल। चौथा सवाल, स्वदेशी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने किस चीज को इनकरेज किया? खादी, थ्रू सब्सिडीज एंड अदर मेजर्स। गांधी जी का ड्रीम। और आखिरी सवाल, एजुकेशन के किन 3 एरियाज पर फोकस किया गया? प्राइमरी, टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन। एक कंप्लीट एजुकेशनल विजन। फैंटास्टिक। अब प्रैक्टिस क्यों? Practicing. Social reforms included Harijan welfare, promoting Khadi, and setting up the National Planning Committee in 1938 under Subhash Chandra Bose. और मिनी रिकैप। In short, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने सोशल रिफॉर्म पर बहुत काम किया, जिसका हाईलाइट था फ्यूचर लुकिंग नेशनल प्लानिंग कमेटी। चलिए अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर, इस पूरे दौर का इवैल्यूएशन। हाँ, ये सबसे क्रूशल पार्ट है। टॉपिक 7, इवैल्यूएशन एंड चैलेंजेस, द फाइनल वर्डिक्ट। इसकी डेफिनेशन है, ओवरऑल कांग्रेस का 28 महीने का रूल एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी जिसने आजाद इंडिया की नींव रखी, लेकिन इस दौरान पार्टी के अंदर की कमजोरियां और मुस्लिम लीग के साथ मतभेद भी बढ़ गए। इसका एग्जाम्पल है, इमेजिन आपकी टीम एक मेजर टूर्नामेंट जीत जाती है। आपने प्रूव कर दिया कि आप बेस्ट हो, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान टीम में थोड़े झगड़े भी हुए और राइवल टीम से दुश्मनी और गहरी हो गई। सही है, इट्स अ विक्ट्री विद न्यू चैलेंजेस। चलो कंटेंट डिस्कशन पर आते हैं। पहले पॉजिटिव्स। इंट्रोडक्शन में पॉजिटिव्स ही हैं। द 28-month रूल वाज वेरी सिग्निफिकेंट। इसने कंफर्म कर दिया कि इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट जरूरी है। कांग्रेस ने दिखाया कि एक मूवमेंट स्टेट पावर यूज कर सकता है विदाउट बीइंग कोऑप्टेड। उन्होंने कम्युनल राइट्स को कंट्रोल किया। ब्यूरोक्रेसी का मोराल डाउन हुआ। हॉस्टाइल एलिमेंट्स जैसे लैंडलॉर्ड्स न्यूट्रलाइज हुए। लोगों को आने वाले आजाद इंडिया की झलक मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल का मिथ टूट गया। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी था। Right. बैकग्राउंड में नेगेटिव्स क्या थे? 1939 तक कांग्रेसमैन के बीच इंटरनल स्ट्राइफ्स, अपॉर्चुनिज्म और पावर की भूख दिखने लगी थी। पार्टी में प्रॉब्लम्स शुरू हो रही थी। और कोर लॉजिक में 3 बड़े चैलेंजेस उभर कर आए। कौन से थे वो? पहला, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। वर्कर्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और कांग्रेस कैपिटलिस्ट्स के क्लोज आ रही थी, जिससे एक एंटी लेबर शिफ्ट का परसेप्शन बना। एग्जांपल, बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट्स एक्ट 1938। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स डिलेमा। कांग्रेस को डिसाइड करना था कि प्रिंसली स्टेट्स में चल रहे प्रजामंडल मूवमेंट को सपोर्ट करें या नहीं। ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज था। और तीसरा, और शायद सबसे गंभीर चैलेंज, मुस्लिम लीग्स रिएक्शन। मुस्लिम लीग इस बात से अनॉयड थी कि कांग्रेस ने उनके साथ पावर शेयर नहीं की। उन्होंने 1938 में पेरपुर कमेटी बनाई, जिसने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पर मुस्लिम्स पर अट्रॉसिटीज के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रिलीजियस राइट्स में इंटरफेयर कर रही है, हिंदी को प्रमोट कर रही है और उर्दू को सप्रेस कर रही है। तो इस सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? The resignation of the ministries in October 1939 after the outbreak of World War II marked the end of this era, but it had permanently changed Indian politics. तो कंक्लूजन क्या निकलता है? The Congress rule was a crucial learning experience. It proved their capability to the world, but also forced them to confront the harsh realities of governing a diverse and complex country and the growing communal divide. ठीक है, अब इस पर फाइनल क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला,
कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कब रिजाइन किया और क्यों? अक्टूबर 1939, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन ने इंडिया से पूछे बिना ही उसे वॉर में शामिल कर लिया था। राइट। दूसरा, मुस्लिम लीग द्वारा बनाई गई कमेटी का नाम क्या था और ये कब बनी? द पिरपुर कमेटी, 1938। ईयर और नाम दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सही। तीसरा सवाल, इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल, इस चीज को क्या कहते हैं? अ कॉलोनियल मिथ। उन 28 महीने के रूल ने इस मिथ को वीकन कर दिया। राइट। चौथा, प्रिंसली स्टेट्स में चल रहे डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम क्या था? द प्रजामंडल मूवमेंट, प्रजामंडल यानी पीपल्स एसोसिएशंस। और आखिरी सवाल, गवर्नेंस का सबसे बड़ा लेसन कांग्रेस को क्या मिला? That running an administration was not easy and it was impossible to fulfill the high expectations of all sections of the population at once. बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब इसका प्रैक्टिस क्यों? Practice saying the 28-month rule was a strategic success that weakened colonial myths, but it also saw internal strife and a sharpened conflict with the Muslim League's Pirpur Committee. और इसका मिनी रिकैप? In short, the Congress rule was a successful trial run for independence, proving their ability but also highlighting the massive challenges ahead. तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑफ द 28-month एक्सपेरिमेंट ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नेंस बिफोर इंडिपेंडेंस। एक ऐसी कहानी जिसमें अचीवमेंट्स, लिमिटेशंस और फ्यूचर के लेसन्स सब कुछ था। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया गांधी जी की एडवाइस से, जिसे उन्होंने क्राउन्स ऑफ थॉर्न्स कहा, पावर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने देखा कैसे सिविल लिबर्टीज रिस्टोर हुई, लेकिन एसएस पातलीवाला जैसे केसेस ने रिकॉर्ड को थोड़ा ब्लेमिश भी किया। हमने समझा कि एग्रारियन रिफॉर्म्स में कोशिश पूरी थी, पर कंस्ट्रेंट्स के चलते रिजल्ट्स लिमिटेड थे। लेबर पॉलिसी एक बैलेंसिंग एक्ट थी जिसमें सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स में 1938 का नेशनल प्लानिंग कमेटी एक लैंडमार्क स्टेप था। हाँ, और फाइनली हमने इवैल्यूएट किया कि इस रूल ने इंडियंस की सेल्फ गवर्निंग कैपेबिलिटी प्रूव की, पर साथ ही पिरपुर कमेटी के थ्रू मुस्लिम लीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ा दिया। अब आपके लिए कुछ फूड फॉर थॉट। वी हैव 6 शॉर्ट कंटेंट प्रोब्स। अपने आप से इनके जवाब देने की कोशिश करें। पहला, अगर आपको कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के सिविल लिबर्टीज रिकॉर्ड को एक सेंटेंस में ब्लेमिशेस के साथ एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या कहेंगे? दूसरा, क्या आप बिना नोट्स देखें एग्रेरियन रिफॉर्म्स के 3 कंस्ट्रेंट्स बता सकते हैं? तीसरा, कांग्रेस की लेबर के प्रति ड्यूअल एटीट्यूड को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करें। चौथा, 1938 की नेशनल प्लानिंग कमेटी की सिग्निफिकेंस क्या थी? पांचवा, इस 28 महीने के रूल ने ब्रिटिश मिथ को कैसे कमजोर किया? और छठा, पिरपुर कमेटी क्या थी और इसे क्यों बनाया गया था? और अब आपके लिए एक सिंपल चैलेंज। पिक वन एरिया, सिविल लिबर्टीज या एग्रेरियन रिफॉर्म्स, और उस पर एक 2 मिनट की समरी आउट लाउड प्रेजेंट करने की कोशिश करें, जैसे आप किसी दोस्त को समझा रहे हो। इट्स अ ग्रेट वे टू लॉक इन द नॉलेज। कोशिश जरूर करना। अगर आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया और आप हमारे साथ ऐसे ही टॉपिक्स एक्सप्लोर करते रहना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चर्चा पर कमेंट करें और अपने क्यूरियस फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगले इन डेप्थ एनालिसिस में। तब तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस। इमेजिन करो, इंडिया के 2 सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स, दोनों का गोल एक, आजादी, लेकिन उनके रास्ते इतने अलग थे कि एक को पार्टी छोड़नी पड़ी। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के। उनके बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और इस अमेजिंग स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम, जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आप कोई भी एक्साइटिंग डीप डाइव मिस ना करो। बिल्कुल। आज हम 1939 से 1947 के क्रूशियल फेज को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा सफर शुरू होगा कांग्रेस के अंदर के क्राइसिस से। फिर हम डाइव करेंगे हरिपुरा और त्रिपुरी सेशंस में, जहां बोस का राइज हुआ। इसके बाद द बिग वन, गांधी और बोस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन ग्रेट डिटेल। मिशन जैसे ब्रिटिश प्रपोजल्स को डाइसेक्ट करेंगे और देखेंगे कि आजादी की लड़ाई ने कैसे एक नया मोड़ लिया। चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक नेम है नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन 1939 टू 1947। लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक 1, कांग्रेस क्राइसिस ऑन मेथड ऑफ स्ट्रगल। राइट। तो सबसे पहले इसकी एक छोटी डेफिनेशन क्या होगी? देखो, बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद कांग्रेस में एक इंटरनल कंफ्यूजन था। गांधी जी चाहते थे कि पहले पार्टी के अंदर करप्शन और इनडिसिप्लिन ठीक किया जाए, जबकि दूसरे लीडर स्ट्रगल जारी रखना चाहते थे। ओके, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? सोचो, एक क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में है। कैप्टन कहता है पहले हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, फिटनेस और डिसिप्लिन पर काम करना होगा। राइट। जबकि कुछ सीनियर प्लेयर्स कहते हैं नहीं, हमें अगले मैच की प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी चाहिए। ये वैसे ही सिचुएशन थी कांग्रेस में। गॉट इट। चलो इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। लेट्स डू इट। सो एज एन इंट्रोडक्शन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक हाई पॉइंट था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में एक अजीब सा सन्नाटा था। सब लोग श्योर नहीं थे कि आगे क्या करना है। और इसका बैकग्राउंड क्या था? मतलब प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई? बैकग्राउंड ये था कि गांधी जी ने नोटिस किया कि कांग्रेस में करप्शन, बोगस मेंबरशिप्स और इंटरनल राइवलरीज बढ़ रही हैं। उन्हें लगा कि एक कमजोर ऑर्गेनाइजेशन एक और बड़ा मास मूवमेंट नहीं चला सकती। सो व्हाट वाज द कोर लॉजिक हियर? गांधी जी का मानना था कि आजादी की लड़ाई से पहले आत्मिक शुद्धि जरूरी है।
कांग्रेस को पहले पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर करना होगा। उन्हें यह भी लगा कि मासेस यानी आम जनता एक और स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं थे। राइट। लेकिन एक दूसरा ग्रुप था जिसका कहना था कि मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना चाहिए और स्ट्रगल कंटिन्यू रहना चाहिए। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ने बेसिकली आगे आने वाले सालों के लिए स्टेज सेट कर दिया, खासकर सुभाष चंद्र बोस जैसे नए लीडर्स के राइज के लिए जो आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। सो इन कंक्लूजन, बेसिकली ये पॉज एंड रिफ्लेक्ट वर्सेस कीप द प्रेशर ऑन की डिबेट थी। सिंपल। ओके, अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। जरूर। गांधी जी ने कांग्रेस के अंदर कौन सी 3 मेन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की थी स्ट्रगल दोबारा लॉन्च करने से पहले? ग्रेट क्वेश्चन। याद रखना, करप्शन, इनडिसिप्लिन और बोगस मेंबरशिप। इसको CID से याद रख सकते हो। C फॉर करप्शन, I फॉर इनडिसिप्लिन एंड D फॉर डिस्प्यूट्स या बोगस मेंबरशिप। समझे? CID, गॉट इट। और मासेस के बारे में गांधी जी की परसेप्शन क्या थी? उनका असेसमेंट था कि मासेस वर नॉट इन द मूड फॉर अ स्ट्रगल। ये ग्राउंड रियलिटी को समझने की उनकी कोशिश थी। मतलब ही वाज ट्राइंग टू बी रियलिस्टिक। राइट। क्या सोर्स ये बताता है कि गांधी जी के इस व्यू के अगेंस्ट कौन से स्पेसिफिक लीडर्स थे? देखो, सोर्स अदर्स हु फेल्ट दैट द स्ट्रगल शुड कंटिन्यू कहता है। स्पेसिफिक नाम इस सेक्शन में नहीं देता, लेकिन अगले सेक्शन से क्लियर हो जाएगा कि सुभाष बोस इस ग्रुप के प्रोमिनेंट लीडर थे। अच्छा, तो ये जो बोगस मेंबरशिप का इशू था, इसका मतलब क्या था इन सिंपल टर्म्स? बेसिकली पार्टी में फेक मेंबर्स रजिस्टर करना ताकि इंटरनल इलेक्शंस में कंट्रोल हासिल किया जा सके। इट वाज अ वे टू गेन पावर अनएथिकली। सिंपल एज दैट। तो इस पूरे क्राइसिस का इमीडिएट बैकड्रॉप कौन सा मूवमेंट था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। याद रखना, ये क्राइसिस उसके आफ्टरमैथ यानी उसके बाद शुरू हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है टू रिमेंबर। ओके, सो लेट्स ट्राई द प्रैक्टिस क्यू। बिल्कुल। Now pause and practice saying, after the civil disobedience movement, Gandhi wanted to first resolve the internal crisis in the Congress, like corruptions and indiscipline, before launching another struggle. परफेक्ट। अब एक mini recap. In short, Congress was divided on whether to first reform internally or continue the freedom struggle immediately. तो ये आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी और इस आग को हवा दी एक डायनामिक लीडर ने। चलो चलते हैं हरिपुरा और त्रिपुरी सेशंस की तरफ। Let's go. This is where it gets really interesting. टॉपिक 2, हरिपुरा एंड त्रिपुरी सेशंस, सुभाष बोस के व्यूज। Yes, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये वो दौर था जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। उनके रेडिकल आइडियाज और एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच ने उन्हें गांधी जी और सीनियर लीडरशिप के सामने खड़ा कर दिया, जिससे कांग्रेस का सबसे बड़ा इंटरनल क्राइसिस त्रिपुरी क्राइसिस हुआ। सही है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल? इमेजिन एक स्टार्टअप कंपनी का यंग और अग्रेसिव CEO बोस, जो चाहता है कि मार्केट में पूरी ताकत से अटैक किया जाए। ओके। लेकिन कंपनी का फाउंडर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी गांधी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं कि अभी मार्केट रेडी नहीं है, पहले इंटरनल प्रोसेसेस ठीक करो। इस क्लैश का रिजल्ट CEO का रेजिग्नेशन होता है। दैट वाज त्रिपुरी इन अ नटशेल। ब्रिलियंट एनालॉजी। चलो इस पर आगे बात करते हैं। सो इंट्रोडक्शन, सुभाष बोस कोई नए लीडर नहीं थे। वो यूथ और ट्रेड यूनियंस में काफी पॉपुलर थे, डोमिनियन स्टेटस के अगेंस्ट थे और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। बेसिकली अ मैन ऑफ एक्शन। सही। और बैकग्राउंड? 1938 के हरिपुरा सेशन में बोस यूनानिमसली प्रेसिडेंट चुने गए। यहाँ उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का आइडिया दिया और कहा कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का इमेंस रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है। सब ठीक चल रहा था। फिर कोर लॉजिक में आते हैं। यहाँ से ड्रामा शुरू हुआ। पॉइंट 1, 1939 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। असली ड्रामा शुरू हुआ जब बोस ने 1939 में दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किया और बोस जीत गए 1580 वोट्स टू 1377। इसके बाद गांधी जी ने कहा, पट्टाभी's डिफीट इज माई डिफीट। ये पर्सनल हो गया था। बिल्कुल। पॉइंट 2, त्रिपुरी सेशन, मार्च 1939। यहाँ क्राइसिस फट गया। बोस बीमार थे, लेकिन उन्होंने स्पीच दी। उनका प्लान था, ब्रिटेन को 6 महीने का अल्टीमेटम दो और अगर वो आज़ादी नहीं देते तो मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दो। Which brings us to point 3, गांधीज ऑपोजिशन। गांधी जी का मानना था कि ना तो कांग्रेस तैयार है ना मासेस, और कम्युनल टेंशंस भी हैं। मतलब द सिचुएशन वाज नॉट राइट। फिर आया पॉइंट 4, द रेजोल्यूशन। गोविंद बल्लभ पंत ने एक रेजोल्यूशन मूव किया कि बोस को अपनी वर्किंग कमेटी गांधी जी की विशेस के अकॉर्डिंग बनानी होगी। ये पास हो गया। और आखिर में पॉइंट 5, रेजिग्नेशन। गांधी जी ने कमेटी इंपोज करने से मना कर दिया। बोस उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत पाए और उन्होंने अप्रैल 1939 में रिजाइन कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए प्रेसिडेंट बने। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसके बाद बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। कांग्रेस ने उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। इस क्राइसिस ने कांग्रेस के अंदर लेफ्ट और राइट विंग के डिवीजन को एकदम साफ कर दिया। सो द कंक्लूजन? बोस की जीत एक आइडियोलॉजिकल जीत थी, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं जीत पाए। द मशीन वन अगेंस्ट द मैन। चलो अब क्रॉस क्वेश्चंस। रेडी? ऑलवेज। हरिपुरा सेशन कब और कहाँ हुआ था, और वहां बोस ने कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी सेटअप करने में हेल्प की? फरवरी 1938, हरिपुरा, गुजरात, और कमेटी थी नेशनल प्लानिंग कमेटी। एकदम आसान, याद रखना। परफेक्ट। 1939 के इलेक्शन में बोस के अगेंस्ट कौन खड़ा था और उन्हें किसका सपोर्ट था? पट्टाभी सीतारमैया, और उन्हें गांधी जी का फुल सपोर्ट था।
बोस को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट का सपोर्ट मिला था। त्रिपुरी में वो फेमस रेजोल्यूशन किसने मूव किया था जिसके कारण बोस को रिजाइन करना पड़ा? गोविंद बल्लभ पंत, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इस रेजोल्यूशन ने इफेक्टिवली बोस के हाथ बांध दिए थे। ओके, बोस के रेजिग्नेशन के बाद कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कंटिन्यूटी को शो करता है कि पावर वापस गांधीयन कैंप में चली गई। और बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कब और कहां फॉर्म किया? कोई मेमोरी हैक? मई 1939, मखारकोर, उन्नाव। रिजाइन करने के ठीक 1 महीने बाद। ऐसे याद रखो, अप्रैल में आजाद हुए, रिजाइन किया, मई में मूव ऑन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। ए फॉर अप्रैल, ए फॉर आजाद, एम फॉर मई, एम फॉर मूव ऑन। दैट्स अ ग्रेट हैक। चलो प्रैक्टिस क्यू टाइम। Now pause and practice saying, in 1939, Subhash Bose won the presidential election against Gandhi's candidate, Patabi Sitaramaiya, leading to the Tripuri crisis, where he proposed an ultimatum to the British, but had to resign due to lack of support from the CWC. एंड द मिनी रिकैप? Bose's election victory led to the Tripuri crisis, forcing him to resign and form the Forward Bloc, highlighting the deep ideological rift within Congress. Tripuri crisis सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये 2 अलग-अलग फिलॉसफीज का टकराव था। चलो, इन फिलॉसफीज को आमने सामने रखते हैं और समझते हैं कि गांधी और बोस आखिर किन-किन बातों पर आमने सामने थे। This is going to be super detailed. आई एम रेडी। लेट्स डाइव इन। टॉपिक 3, गांधी एंड बोस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। Right. इसकी डेफिनेशन? म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बावजूद गांधी और बोस के बीच जमीन आसमान का फर्क था। नॉन वायलेंस से लेकर गवर्नमेंट के फॉर्म, इकोनॉमी और यहाँ तक कि वुमेन एम्पावरमेंट पर उनके व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट थे। इसका रियल लाइफ एग्जांपल कैसा होगा? ये ऐसी दोस्ती थी जैसे स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की। दोनों ने टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज किया, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट बनाने का, कंपनी चलाने का और फ्यूचर का विजन एकदम अलग था। वाह। एक क्लोज्ड सिस्टम परफेक्शनिस्ट यानी गांधी और दूसरा ओपन सिस्टम प्रैग्मेटिस्ट यानी बोस। That's a perfect analogy. चलो, इसको डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। इंट्रोडक्शन। एक ने दूसरे को प्रिंस अमंग द पेट्रियट कहा और दूसरे ने फादर ऑफ अ नेशन। इससे उनकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट साफ दिखती है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह, आइडियोलॉजी अपनी जगह। और बैकग्राउंड ये था कि ये डिफरेंसेस सिर्फ त्रिपुरी में नहीं उभरे, ये शुरू से थे, लेकिन WWI के आने से ये और साफ हो गए, क्योंकि अब क्या करना है का सवाल सामने था। ओके, लेट्स स्टार्ट द कोर लॉजिक ब्रेकडाउन। पॉइंट 1, नॉन वायलेंस वर्सेस मिलिटेंट अप्रोच। गांधी, अहिंसा और सत्याग्रह उनके लिए नॉन नेगोशिएबल थे। उनका मानना था कि वायलेंस से मासेस नहीं जुड़ सकते और ये नफरत छोड़ जाती है। जबकि बोस? उनका क्लियर मानना था कि नॉन वायलेंस आज़ादी दिलाने के लिए इनएडिक्वेट है, सिर्फ वायलेंट रेजिस्टेंस से ही ब्रिटिश को भगाया जा सकता है। पॉइंट 2, मीन्स एंड एंड्स। यहाँ बोस एक प्रैग्मेटिस्ट थे। एंड रिजल्ट यानी आज़ादी जरूरी था, इसलिए उन्हें एक्सेस पावर्स जैसे नाजी जर्मनी और जापान से हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनके लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त था। बट फॉर गांधी? गांधी साफ कहते थे कि मीन्स एंड एंड्स वर इक्वली गुड। गलत रास्ते से सही मंजिल नहीं मिल सकती। वो फैसिस्ट्स और नाजीज से सख्त नफरत करते थे। पॉइंट 3, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बोस आज़ादी के आने के तुरंत बाद एक ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर की स्टेट चाहते थे, जिसे उन्होंने सम्यवादा कहा, सोशलिज्म और फैसिज्म का सिंथेसिस फॉर डिसिप्लिन, ताकि आज़ादी के बाद नेशन बिल्डिंग तेजी से हो। और गांधी का आइडियल? उनका आइडियल था राम राज्य, एक स्टेटलेस डिसेंट्रलाइज सोसाइटी जहां इन्यूमरेबल विलेज रिपब्लिक्स हों। वो स्टेट की पावर को ग्रेटेस्ट फियर से देखते थे। बेसिकली वो एक एनार्किस्ट थे इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉइंट 4, मिलिटरिज्म। बोस मिलिट्री डिसिप्लिन के फैन थे। कलकत्ता सेशन में उन्होंने कांग्रेस वॉलंटियर्स की मिलिट्री स्टाइल परेड कराई थी। आईएनए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जबकि गांधी वाज द ऑपोजिट। बिल्कुल, वो मिलिट्री के सख्त खिलाफ थे। उनके राम राज्य में आर्मी की जरूरत ही नहीं थी। वो कहते थे वॉर ब्रूटलाइजेस मेन। पॉइंट 5, आइडियाज ऑन इकोनॉमी। बोस रैपिड स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में थे। प्लानिंग कमीशन का आइडिया उनका ही था। वो सोवियत यूनियन के मॉडल से इंप्रेस थे। उनका मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही दूर होगी। और गांधी जी? वो डिसेंट्रलाइज विलेज सर्वोदय चाहते थे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर सेविंग मशीनरी के खिलाफ थे। उन्होंने ट्रस्टीशिप की थियरी दी, जहां अमीर लोग सोसाइटी के ट्रस्टी बनकर रहे। लेट्स मूव टू पॉइंट 6, रिलीजन। बोस उपनिषद और विवेकानंद से इंस्पायर्ड थे, लेकिन सेक्युलर थे। उनके लिए रिलीजन एक प्राइवेट मैटर था और स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। उनकी आजाद हिंद फौज इसका सबसे बड़ा सबूत थी। गांधी वाज डिफरेंट। हाँ, ही वॉज अ मैन ऑफ रिलीजन। उनके लिए गॉड ट्रूथ था। वो स्टेट को रिलीजन से अलग नहीं देखते थे, क्योंकि उनके सारे पॉलिटिकल आइडियाज उनके रिलीजियस बिलीफ से आते थे। पॉइंट 7, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी। यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। गांधी अनटचेबिलिटी को मिटाना चाहते थे, लेकिन वर्ना सिस्टम को सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि ये सोशल हार्मनी के लिए जरूरी है। और बोस? बोस कास्ट सिस्टम को पूरी तरह रिजेक्ट करते थे। वो एक कास्टलेस, क्लासलेस सोसाइटी चाहते थे और इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करते थे। ओके, पॉइंट 8, वुमेन। बोस का व्यू काफी रैडिकल था। वो वुमेन को मेन के इक्वल मानते थे, जो आजादी के लिए लड़ सकती हैं। इसलिए उन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट आईएनए बनाई। ये उस समय के लिए रेवोल्यूशनरी था।
और गांधी जी's व्यूज ऑन विमेन। वो विमेन को फ्रीडम स्ट्रगल में लाए, जो एक बड़ा कदम था, लेकिन उनके रोल्स पर उनके व्यूज थोड़े ट्रेडिशनल थे। वो विमेन को मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस और मेन को ब्रेड विनर मानते थे। उनकी आइडियल वुमन सीता थी। लास्ट वन, पॉइंट 9, एजुकेशन। गांधी इंग्लिश सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने नई तालीम 1937 का कंसेप्ट दिया, वर्नाकुलर में बेसिक एजुकेशन, जिसमें मैनुअल लेबल और हैंडीक्राफ्ट्स पर फोकस हो। वाइल बोस वांटेड हायर एजुकेशन, खासकर टेक्निकल और साइंटिफिक फील्ड्स में, क्योंकि उन्हें एक इंडस्ट्रियल इंडिया बनाना था। वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? यही डिफरेंसेस की वजह से बोस ने कांग्रेस से अलग अपना रास्ता चुना, आगे चलकर आईएनए बनाई और एक अलग लेगेसी क्रिएट की। सो द कंक्लूजन ये इज दो टाइटन्स थे जिनके बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो था, लेकिन उनके विजन फॉर इंडिया इतने अलग थे कि उनका साथ चलना नामुमकिन था। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। लेट्स डू इट। बोस ने अपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या नाम दिया था और वो किन दो आइडियोलॉजीज का सिंथेसिस था? उन्होंने इसे समयवादा कहा। ये सोशलिज्म इक्वालिटी के लिए और फासिज्म डिसिप्लिन और एफिशिएंसी के लिए का सिंथेसिस था। गांधी जी की इकोनॉमिक थ्योरी का नाम क्या था, जिसमें वो कैपिटलिस्ट से एक्सपेक्ट करते थे कि वो सोसाइटी के लिए वेल्थ होल्ड करें? उसे ट्रस्टीशिप थ्योरी कहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, यू नॉट द ओनर बट अ ट्रस्टी ऑफ द वेल्थ फॉर द सोसाइटी। नेशनल आर्मी यानी आईएनए में एक ऑल वुमेन कॉम्बैट रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाना। दिस वाज अनहर्ड ऑफ एट दैट टाइम। राइट। एजुकेशन पर गांधी जी के कॉन्सेप्ट का नाम और साल क्या था? नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, कंसीव्ड इन 1937। इसका कोर था लर्निंग बाय डूइंग थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स। और कास्ट सिस्टम पर गांधी और बोस के व्यूज में आखिर क्या फंडामेंटल डिफरेंस था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। गांधी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, पर वर्ना सिस्टम यानी 4-1 को सोशल हार्मनी के लिए जरूरी मानते थे। बोस पूरे कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे और एक कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे। दिस इज अ की डिफरेंस। ओके, प्रैक्टिस क्यू टाइम। Now, pause and practice saying, Gandhi and Bose differed on key issues: non-violence versus militant approach, Ramarajya versus an authoritarian state, village economy versus industrialization, and traditional versus radical rules for women. और मिनी रिकैप। In short, Gandhi and Bose had deep, irreconcilable ideological differences on the means of struggle and the political, economic, and social structure of free India. जब कांग्रेस के अंदर ये स्टॉर्म चल रहा था, तभी दुनिया में एक और बड़ा तूफान आ गया, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इस तूफान ने इंडिया की आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। देखते हैं कैसे। Yes, the game is about to change completely. टॉपिक 4, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिस्टिक रिस्पॉन्स। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। जब ब्रिटेन ने सितंबर 1939 में इंडिया को WWI में शामिल कर लिया, बिना किसी से पूछे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने वॉर में हेल्प करने के लिए 2 शर्तें रखी। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इमेजिन करो कि आपके बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने पूरी सोसाइटी की तरफ से एक बड़े इवेंट को स्पॉन्सर करने का डिसीजन ले लिया, बिना किसी रेजिडेंट से पूछे। रेजिडेंट्स गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, हम पैसा तभी देंगे जब आप हमें सोसाइटी के फ्यूचर प्लान्स में डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। यही कांग्रेस ने ब्रिटेन से कहा। ग्रेट एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस दिस। ओके, इंट्रोडक्शन। September 1, 1939, Germany attacks Poland. September 3, 1939, Britain declares war और साथ में इंडिया को भी घसीट लिया। इंडियन लीडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बैकग्राउंड। उनकी सिंपथीज किसके साथ थी? कांग्रेस फैसिज्म और नाजिज्म के सख्त खिलाफ थी, इसलिए उनकी सिंपैथी एलाइड पावर्स के साथ थी। लेकिन वो एक ऐसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे जो डेमोक्रेसी के नाम पर लड़ी जा रही थी, जबकि उन्हें खुद डेमोक्रेसी नहीं दी जा रही थी। सो कोर लॉजिक। हाँ। कांग्रेस का ऑफर क्या था? कांग्रेस ने वाइसरॉय लिनलिथगो के सामने 2 बेसिक कंडीशंस रखी। पहली वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो आजाद इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड करेगी, और दूसरी फॉरेन सेंटर में एक जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए। एंड द वाइसरॉय रिजेक्टेड इट। ही डिड। जिसके बाद CWC की मीटिंग हुई वार्धा में। यहाँ 3 अलग-अलग ओपिनियंस उभर कर आए। अच्छा, कौन से 3? एक तरफ थे गांधी, जो ब्रिटेन के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट चाहते थे, क्योंकि वो फैशिज्म से नफरत करते थे। दूसरा ग्रुप सुभाष बोस और सोशलिस्ट्स जैसे नरेंद्र देव और JP नारायण। उनका मानना था कि ये इंपीरियलिस्ट की लड़ाई है और ये सही मौका है सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करके आजादी छीनने का। और तीसरा जवाहरलाल नेहरू इनका स्टैंड बीच का था। वो मानते थे कि जस्टिस ब्रिटेन के साइड है, लेकिन इंडिया तब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक वो खुद आजाद ना हो। साथ ही वो ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा भी नहीं उठाना चाहते थे। तो फाइनल रेजोल्यूशन क्या था? कांग्रेस ने नेहरू का स्टैंड अडॉप्ट किया। रेजोल्यूशन ने फैसिस्ट अग्रेशन को कंडेम किया, लेकिन साफ कहा कि इंडिया इस वॉर में पार्टी नहीं बन सकता। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। इस स्टैंड ऑफ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच एक डेडलॉक क्रिएट कर दिया, जिसके कारण आगे चलकर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को रिजाइन करना पड़ा। एंड इन कंक्लूजन कांग्रेस ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया, नो फ्रीडम नो पार्टिसिपेशन। चलो क्रॉस क्वेश्चंस। ब्रिटेन ने इंडिया को WWI में कब डिक्लेयर किया और इसके पीछे ट्रिगर इवेंट क्या था? September 3, 1939। ट्रिगर था जर्मनी का पोलैंड पर अटैक ऑन September 1, 1939। डेट्स याद रखना। कांग्रेस की 2 मेन कंडीशंस क्या थी वॉर सपोर्ट के लिए? सिंपल है। नंबर 1, पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड नंबर 2, इमीडिएट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर। वर्धा CWC मीटिंग में 3 डिस्टिंक्ट व्यूज क्या थे? उन्हें लीडर्स के नाम से एसोसिएट करके बताओ। इजी। नंबर 1, गांधी, अनकंडीशनल सपोर्ट। 2,
Bose and socialists. Immediate struggle. 3. Nehru. Conditional non-participation. ये ट्रायंगल याद रखो. परफेक्ट. वाइसरॉय का नाम क्या था जिसने कांग्रेस के ऑफर को रिजेक्ट किया? Linlithgow. He was the key figure from the British side during this entire phase. और फाइनल CWC रेजोल्यूशन ने किसका स्टैंड अडॉप्ट किया? गांधी, बोस या नेहरू? Nehru का. It was a middle path that condemned fascism but refused to participate without freedom. ओके, प्रैक्टिस क्यू. Now, pause and practice saying, when Britain unilaterally declared India's involvement in WW2, Congress offered conditional support, a post-war constituent assembly, and an immediate responsible government, which was rejected. मिनी रिकैप. In short, Britain's unilateral decision to involve India in WW2 led Congress to demand freedom as a condition for support, creating a major political deadlock. जब कांग्रेस ने अपनी बॉल ब्रिटिश गवर्नमेंट के कोर्ट में डाली तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? क्या उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया या अपना स्टैंड और हार्ड कर लिया? लेट्स फाइंड आउट. I have a feeling they hardened their stand. टॉपिक 5. गवर्नमेंट एटीट्यूड एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रेजिग्नेशन. Yes, short definition. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की मांगों को न सिर्फ इग्नोर किया बल्कि उन्हें कमजोर करने की कोशिश की. वाइसरॉय लिनलिथगॉ के नेगेटिव रिस्पॉन्स के बाद कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में अपने सारे प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया. इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ये वैसा ही है जैसे कंपनी के एम्प्लॉइज यूनियन ने मैनेजमेंट से बेटर पे की मांग की और मैनेजमेंट ने ना सिर्फ मना किया बल्कि दूसरे स्मॉलर यूनियन से डील करके मेन यूनियन को साइडलाइन करने की कोशिश की. सही. इसके प्रोटेस्ट में सारे डिपार्टमेंट हेड्स ने जो मेन यूनियन के मेंबर थे रिजाइन कर दिया. परफेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन. सबको उम्मीद थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा. बैकग्राउंड क्या था इसका? उनका हिडन एजेंडा क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिडन एजेंडा था टू टेक एडवांटेज ऑफ द वॉर टू रीगेन द लॉस्ट ग्राउंड फ्रॉम द कांग्रेस. वो कांग्रेस को एक कॉन्फ्रंटेशन में प्रोवोक करना चाहते थे. वॉर शुरू होते ही डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस लागू कर दिया गया था जिससे सिविल लिबर्टीज खत्म हो गई थी. अब आते हैं कोर लॉजिक पर. लिनलिथगॉ का स्टेटमेंट. हाँ, अक्टूबर 17, 1939 वाइसरॉय ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें पहला उन्होंने ब्रिटिश वॉर एम्स को डिफाइन करने से मना कर दिया. दूसरा फ्यूचर में 1935 एक्ट को मॉडिफाई करने के लिए सेवरल कम्युनिटीज, पार्टीज एंड इंटरेस्ट से कंसल्ट करने का प्रॉमिस किया. बेसिकली मुस्लिम लीग और प्रिंसेस को कांग्रेस के अगेंस्ट यूज करने का हिंट. और तीसरा एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाने का ऑफर दिया जिसका रोल सिर्फ एडवाइजरी था, पावरलेस. और इस पॉलिसी को यूके लीडरशिप से सपोर्ट था? पूरा सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़ेटलैंड से. तो कांग्रेस का रिस्पॉन्स क्या था? कांग्रेस ने स्टेटमेंट को रीइटरेशन ऑफ द ओल्ड इंपीरियलिस्ट पॉलिसी कहकर रिजेक्ट कर दिया. और फिर मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया. यस, अक्टूबर 23, 1939 को CWC ने डिसाइड किया कि वो वॉर को सपोर्ट नहीं करेंगे और उन्होंने सारे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज को प्रोविंसेस में रिजाइन करने के लिए कह दिया. इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? ये एक बड़ा पॉलिटिकल मूव था. इसने कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच सीधा कॉन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया और इसने मुस्लिम लीग को भी एक पॉलिटिकल वैक्यूम फिल करने का मौका दिया. सो इन कंक्लूजन, The government's rigid stand left Congress with no option but to withdraw from governance and prepare for the next phase of struggle. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस. लिनलिथगॉ के अक्टूबर 1939 के स्टेटमेंट के 3 मेन पॉइंट्स क्या थे? Let's break it down. 1. No definition of war aims. 2. Future consultation with all parties, जो एक divide and rule tactic थी. 3. An immediate but powerless consultative committee. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉर के स्टार्ट में सिविल लिबर्टीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्डिनेंस लागू किया था? The Defense of India Ordinance. ये उनको emergency powers देता था. कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मिनिस्ट्रीज को रिजाइन करने का कॉल कब दिया? एग्जैक्ट डेट? अक्टूबर 23, 1939. ये लिनलिथगो के स्टेटमेंट के ठीक 6 दिन बाद हुआ. It was a swift response. उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था जो इस हार्डलाइन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा था? The one and only Winston Churchill. उनका इंडिया की फ्रीडम को लेकर स्टैंड हमेशा बहुत रिजिड था. राइट. कांग्रेस ने लिनलिथगो के स्टेटमेंट को क्या कहकर रिजेक्ट किया? उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? They called it a reiteration of the old imperialist policy. Basically, वही पुरानी सोच नई बॉटल में. Okay, time for the practice cue. Now, pause and practice saying, in response to the negative statement by Viceroy Linlithgow in October 1939, the Congress Working Committee rejected it and called upon all Congress ministries in the provinces to resign in protest. And the mini recap. In short, the British government's divisive and unyielding response forced the Congress ministries to resign, escalating the political confrontation. तो अब कांग्रेस सरकार से बाहर आ चुकी थी, सड़क पर थी. सवाल फिर वही था, अब आगे क्या? क्या एक फुल स्केल मूवमेंट लॉन्च किया जाए? चलो इस डिबेट को समझते हैं. Yes, the big question returns. टॉपिक 6. डिबेट ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमीडिएट मास सत्याग्रह. इसकी डेफिनेशन. मिनिस्ट्रीज के रेजिग्नेशन के बाद कांग्रेस के अंदर फिर से ये बहस शुरू हो गई कि क्या अभी एक बड़ा मास मूवमेंट यानी सत्याग्रह शुरू करना चाहिए. गांधी जी इसके खिलाफ थे. उन्हें लगता था कि अभी सही समय नहीं है. रियल लाइफ एग्जांपल. एक कंपनी के वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है. कुछ यूनियन लीडर्स कहते हैं चलो अब फैक्ट्री का घेराव करते हैं और प्रोडक्शन पूरी तरह बंद कर देते हैं. लेकिन सीनियर लीडर कहता है रुको, अभी हमारे सारे वर्कर्स यूनाइटेड नहीं हैं और मैनेजमेंट हमें प्रोवोक कर रही है. पहले अपनी यूनिटी बढ़ाओ फिर अटैक करेंगे.
ये गांधी जी का स्टैंड था। परफेक्ट एनालॉजी। चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। रेजिग्नेशन के बाद आम जनता में जोश था। सबको लगा अब तो बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन लीडरशिप लेवल पर खासकर गांधी जी बहुत कॉशियस थे। उनकी चिंता क्या थी? What was the background? गांधी जी को 3 चीजों की चिंता थी। पहला, एलाइड कॉज जो फैसिज्म के अगेंस्ट था वो जस्ट था। दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की कमी से कम्युनल रायट्स हो सकते थे। और तीसरा? उन्हें लगा कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन अभी भी कमजोर है और मासेस रेडी नहीं है। So what was the core logic of his strategy? उनका प्लान था, पहले कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को ट्यून अप करो, आम जनता के बीच पॉलिटिकल काम करो और नेगोशिएशन के सारे दरवाजे खत्म होने तक वेट करो। स्ट्रगल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। फिर रामगढ़ सेशन में क्या हुआ? रामगढ़ सेशन मार्च 1940। इस सेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट थे। यहाँ कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। So did they decide to launch the movement? उन्होंने ये डिसाइड किया कि सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया जाएगा as soon as the Congress organization is considered fit enough। अच्छा, so the final decision was? एसेंशियली रामगढ़ सेशन ने स्ट्रगल का रेजोल्यूशन तो पास कर दिया, लेकिन इसकी टाइमिंग और फॉर्म का डिसीजन गांधी जी पर छोड़ दिया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इस वेट एंड वॉच पॉलिसी ने ब्रिटिश को एक और मौका दिया कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज ऑफर दे, और इस डीले ने कांग्रेस के रेडिकल एलिमेंट्स जैसे सुभाष बोस को फ्रस्ट्रेट किया। In conclusion, कांग्रेस ने लड़ाई का ऐलान तो कर दिया, लेकिन हथियार कब उठाना है इसका फैसला जनरल गांधी के हाथ में दे दिया। क्रॉस क्वेश्चंस। टाइम। गांधी जी ने इमीडिएट मास स्ट्रगल के अगेंस्ट 3 मेन रीजंस क्या दिए? Let's call it the JUM formula to remember. 1. Allied cause was just. 2. Lack of Hindu-Muslim unity. 3. Masses and organization were not ready. JUM. JUM, got it. मार्च 1940 का कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? रामगढ़ में, और प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। रामगढ़ सेशन में आजादी के लिए कौन सा टर्म यूज किया गया? डोमिनियन स्टेटस या कुछ और? उन्होंने साफ साफ कहा, नथिंग शॉर्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट अब कांग्रेस के लिए ऑफिशियली डेड था। तो रामगढ़ सेशन का फाइनल आउटकम क्या था? Did this start the movement or not? नहीं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि मूवमेंट होगा, लेकिन कब और कैसे इसका फाइनल कॉल गांधी जी लेंगे। इट वॉज अ कंडीशनल रेजोल्यूशन। ओके, वाइसरॉय लिन लिथगो ने जनवरी 1940 में क्या स्टेटमेंट दिया था आजादी के गोल को लेकर? उन्होंने कहा, डोमिनियन स्टेटस ऑफ वेस्टमिनिस्टर वैरायटी आफ्टर द वॉर इज द गोल। ये कांग्रेस के कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड से बहुत पीछे था। Let's do the practice cue. Now, pause and practice saying, after the ministries resigned, Gandhi argued against an immediate mass satyagraha, citing reasons like lack of communal unity and organizational readiness. The Ramgarh session in March 1940 resolved to start a movement but left the timing to Gandhi. And the mini recap. In short, Congress decided in principle to launch a mass struggle but delayed its start, giving the authority to Gandhi, who felt the time was not right. जब कांग्रेस वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रही थी, तब मुस्लिम लीग ने अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल पत्ता खेल दिया। एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जिसने इंडिया के आने वाले कल की पूरी तस्वीर बदल दी। The Pakistan Resolution. Topic 7, Pakistan Resolution Lahore, March 1940. इसकी definition. मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें पहली बार ऑफिशियली इंडिया के मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज यानी नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की मांग की गई। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल? इमेजिन एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में एक पर्टिकुलर ब्लॉक के रेजिडेंट्स एक मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करते हैं कि हमें इस सोसाइटी से अलग होकर अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग सोसाइटी बनानी है। ये वैसा ही एक मोमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में। Got it. Let's discuss. सो इंट्रोडक्शन। ये रेजोल्यूशन उसी महीने आया जब कांग्रेस का रामगढ़ सेशन चल रहा था। ये टाइमिंग बहुत क्रूशल थी। Background. 2 नेशन थ्योरी का आइडिया पहले से था, लेकिन इस रेजोल्यूशन ने उसे मुस्लिम लीग का ऑफिशियल पॉलिटिकल गोल बना दिया। So, what was the core logic? Resolution में क्या कहा गया? 4 मेन बातें। पहला, जोग्राफिकली कंटिग्यूअस एरियाज वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, यानी नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया। दूसरा. इन एरियाज को ग्रुप करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया जाए। तीसरा. इन स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स शैल बी ऑटोनमस एंड सॉवरेन। और चौथा. जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, वहां उन्हें एडिक्वेट सेफगार्ड्स दिए जाएं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? इसके बाद से इंडिया का पार्टीशन एक सीरियस पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी बन गया। इसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और गहरा कर दिया और कांग्रेस के लिए यूनाइटेड इंडिया की लड़ाई और मुश्किल हो गई। Conclusion. द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज नाउ ऑफिशियली ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। Cross questions. पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब और कहाँ पास हुआ? मार्च 1940 लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। डेट और लोकेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। रेजोल्यूशन में इंडिया के किन 2 रीजन्स का जिक्र था? नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट। ये आगे चलकर वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, बने। रेजोल्यूशन में इन एरियाज के लिए कंट्री या स्टेट में से कौन सा वर्ड यूज किया गया? इंडिपेंडेंट स्टेट्स, प्लूरल। इसकी इंटरप्रिटेशन पर आगे बहुत डिबेट हुई, लेकिन आजाद होने का आइडिया क्लियर था। ओके। क्या रेजोल्यूशन में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ था? इंटरेस्टिंगली, सोर्स टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ओरिजिनल रेजोल्यूशन में पाकिस्तान वर्ड नहीं था। इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम मीडिया ने और बाद में पॉपुलर यूजेज ने दिया। इंटरेस्टिंग। और रेजोल्यूशन ने उन मुस्लिम्स के लिए क्या मांगा जहां वो माइनॉरिटी में थे? एडिक्वेट सेफगार्ड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था उनके लिए। टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू।
Now, pause and practice saying, in the Lahore session of March 1940, the Muslim League passed the Pakistan Resolution demanding independent states for Muslim-majority areas in the northwest and east. And the mini recap. In short, the Muslim League's Lahore Resolution in March 1940 formally demanded separate sovereign states, making partition a central issue in Indian politics. एक तरफ कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रही थी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पार्टीशन की बात कर रही थी, और यूरोप में हिटलर तेजी से जीत रहा था। ब्रिटेन बुरी तरह फंस गया था। इस प्रेशर में आकर उन्होंने एक ऑफर दिया। लेट्स टॉक अबाउट द ऑगस्ट ऑफर। Yes, the desperation offer. टॉपिक 8, ऑगस्ट ऑफर। डेफिनेशन। वॉर में ब्रिटेन की हालत खराब होने पर वाइसरॉय लिनलिथगो ने अगस्त 1940 में इंडियन लीडर्स को मनाने के लिए एक ऑफर दिया। इसमें पहली बार डोमिनियन स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात साफ-साफ कही गई। रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपका लैंडलॉर्ड आपसे रेंट बढ़ाने की बात कर रहा है, आप मना कर देते हो, तभी उसके घर में कोई आफत आ जाती है और उसे पैसों की सख्त जरूरत पड़ती है। अब वो आकर कहता है, ओके, रेंट नहीं बढ़ाते और मैं तुम्हारे लिए एक नया गीजर भी लगवा दूंगा, बस मुझे थोड़ा एडवांस दे दो। ऑगस्ट ऑफर कुछ ऐसा ही था, अ कंसेशन बॉर्न आउट ऑफ डेस्परेशन। परफेक्ट। चलो डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। हिटलर की सक्सेस और फ्रांस के फॉल ने ब्रिटेन को बैकफुट पर ला दिया। अब उन्हें इंडिया के कॉपरेशन की सख्त जरूरत थी। बैकग्राउंड। कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार थी। उन्होंने कहा कि अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाए तो वो वॉर में हेल्प करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और ही सोच रही थी। कोर लॉजिक। ऑगस्ट ऑफर के प्रपोजल्स क्या थे? 4 मेन प्रपोजल्स थे। पहला, डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया। दूसरा, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें इंडियंस की मेजॉरिटी होगी। तीसरा, वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें मेनली इंडियंस होंगे जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, एक अहम शर्त, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। इसने इफेक्टिवली मुस्लिम लीग को एक वीटो पावर दे दी। सो व्हाट वाज द रियल वर्ल्ड इंपैक्ट एंड द रिस्पॉन्सेस? कांग्रेस ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। नेहरू ने कहा, डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। गांधी ने कहा, इसने ब्रिटिश और नेशनलिस्ट के बीच की खाई और बढ़ा दी है। और मुस्लिम लीग? उन्होंने वीटो अश्योरेंस को वेलकम किया। इससे उनका पोजीशन और स्ट्रांग हो गया। उन्होंने कहा कि पार्टीशन ही एक सोल्यूशन है। इन कंक्लूजन, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस का अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इनहेरेंट राइट रिकॉग्नाइज किया गया, लेकिन ये ऑफर टू लिटिल टू लेट था और इसके अंदर का माइनॉरिटी वीटो क्लॉज बहुत डिवाइसिव था। क्रॉस क्वेश्चंस, ऑगस्ट ऑफर आने का इमीडिएट इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या था? द फॉल ऑफ बेल्जियम, हॉलैंड एंड फ्रांस। हिटलर वाज विनिंग एंड ब्रिटेन वाज इन अ टफ स्पॉट। ऑगस्ट ऑफर के 4 मेन प्रपोजल्स क्या थे? लेट्स काउंट देम। 1, डोमिनियन स्टेटस गोल। 2, expansion of Viceroy's Council with Indian majority. 3, post-war constituent assembly. 4, the crucial minority veto. कांग्रेस ने ऑगस्ट ऑफर क्यों रिजेक्ट किया? नेहरू का फेमस कोट क्या था इसके बारे में? उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को रिजेक्ट किया। उन्हें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी। नेहरू's कोट, डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। इसको हमेशा याद रखना। राइट। और मुस्लिम लीग ने ऑगस्ट ऑफर का वेलकम क्यों किया? उनके लिए इसमें सबसे पॉजिटिव चीज क्या थी? द वीटो इंश्योरेंस। इसका मतलब था कि उनकी मर्जी के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट नहीं हो सकता। दिस गिव देम इमेंस पावर। भले ये ऑफर रिजेक्ट हो गया, इसकी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या थी? पहली बार ब्रिटिश ने क्या कंसीड किया? पहली बार द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड भी ऑफिशियली मान ली गई। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, भले ही ऑफर फेल हो गया। ओके, प्रैक्टिस क्यू टाइम। Now, pause and practice saying, the August offer of 1940 proposed dominion status and a post-war constituent assembly, but it was rejected by the Congress and welcomed by the Muslim League for its minority veto clause. मिनी रिकैप। In short, the August offer was Britain's desperate attempt to gain Indian support, but its offer of dominion status and the divisive minority veto led to its rejection and a hardened political deadlock. तो अब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, नेगोशिएशन फेल हो गई, ऑफर रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस के पास अब प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन गांधी जी अभी भी एक फुल स्केल मास मूवमेंट के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। मिडिल पाथ परहैप्स। टॉपिक 9, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसकी डेफिनेशन। जब ब्रिटिश सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो गांधी जी ने एक लिमिटेड प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसे इंडिविजुअल सत्याग्रह कहते हैं। इसमें एक बड़ा मास मूवमेंट करने के बजाय चुने हुए इंडिविजुअल्स अकेले एंटी वॉर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी देते थे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। स्कूल में एक नए अनफेयर रूल के खिलाफ पूरी स्कूल स्ट्राइक करने के बजाय हर क्लास से एक स्टूडेंट रोज सुबह असेंबली में खड़ा होकर उस रूल के अगेंस्ट एक लाइन बोलता है और सस्पेंशन ले लेता है। ओके, इससे स्कूल का काम भी नहीं रुकता और प्रोटेस्ट भी रजिस्टर हो जाता है। गॉट इट। चलो इस पे डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1940 कांग्रेस ने फिर से कमांड गांधी जी को दे दी और उन्होंने एक यूनिक, लिमिटेड और सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डिजाइन किया। बैकग्राउंड क्या था? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस लाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस खत्म कर रही थी। कांग्रेस को यह दिखाना था कि वो चुप नहीं बैठे हैं। इसका कोर लॉजिक क्या था? व्हाट वर द एम्स? इस सत्याग्रह के 3 एम्स थे। पहला, ये दिखाना कि नेशनलिस्ट पेशेंस वाज नॉट ड्यू टू वीकनेस, हम कमजोर नहीं हैं। दूसरा एम, लोगों की फीलिंग एक्सप्रेस करना कि वो वॉर में इंटरेस्टेड नहीं है और नाजिज्म और ब्रिटिश रूल में फर्क नहीं समझते। और तीसरा, गवर्नमेंट को एक और मौका देना कि वो पीसफुली कांग्रेस की डिमांड्स मान लें। और इसका मेथड क्या था? सत्याग्रही एक एंटी वॉर डिक्लेरेशन देगा,
अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो वो इसे रिपीट करेगा और गांव-गांव जाकर दिल्ली की तरफ मार्च शुरू करेगा। इसलिए इसे दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा गया। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। पहले सत्याग्राही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। मई 1941 तक लगभग 25,000 लोग इसके लिए जेल जा चुके थे। इसने लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बनाए रखी। कंक्लूजन। It was not a movement to gain independence, but a moral protest to register dissent without creating a major crisis for the British during the war. क्रॉस क्वेश्चंस। इंडिविजुअल सत्याग्रह के 3 मेन एम्स क्या थे? याद रखो, 1. Not weak. 2. No interest in war. 3. Another chance for government. सिंपल इनफ। इस मूवमेंट का दूसरा नाम क्या था? दिल्ली चलो मूवमेंट। सिंपल। पहले और दूसरे इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे? ये यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। पहले थे विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। इस सीक्वेंस को याद रखना बहुत जरूरी है। वीजे डे जैसा कुछ निमोनिक बना लो। विनोबा, जवाहरलाल। वीजे, गॉट इट। डिमांड ऑफ द सत्याग्रही क्या होती थी? वो क्या मांगते थे? उनकी डिमांड थी द फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वॉर थ्रू एन एंटी वॉर डिक्लेरेशन। ये आजादी की मांग नहीं, बल्कि बोलने की आजादी की मांग थी। मई 1941 तक कितने लोग इस सत्याग्रह में कॉन्विक्ट हुए थे? अराउंड 25,000। ये दिखाता है कि भले ही लिमिटेड था, इसका इम्पैक्ट अच्छा खासा था। लेट्स डू द प्रैक्टिस क्यू। Now pause and practice saying, to protest morally against the war, Gandhi launched the individual satyagraha. Vinoba Bhave was the first satyagrahi, followed by Nehru. It was also known as the Delhi Chalo movement. मिनी रिकैप। In short, the individual satyagraha was a limited, symbolic protest to uphold freedom of speech against the war, keeping the spirit of nationalism alive without launching a mass movement. इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा था, लीडर्स जेल जा रहे थे। तभी वॉर में एक नया मोड़ आया। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया और वो तेजी से साउथ ईस्ट एशिया जीत रहा था। जापान अब इंडिया के दरवाजे पर था। इस नए थ्रेट के बीच कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा किया गया और इसी दौरान गांधी जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। A truly pivotal moment. टॉपिक 10, गांधी डेजिग्नेट्स नेहरू एज हिज सक्सेसर। डेफिनेशन। 1941 के एंड में जब वॉर इंडिया के करीब आ गया, गांधी जी ने ऑफिशियली जवाहरलाल नेहरू को अपना पॉलिटिकल एयर यानी उत्तराधिकारी चुना। उन्होंने ये फैसला नेहरू के ऑल इंडिया प्लूरलिस्ट विजन के कारण लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक फैमिली बिजनेस के फाउंडर जो बहुत रिलीजियस और ट्रेडिशनल हैं, अपने सक्सेसर के तौर पर अपने उस बेटे को चुनते हैं जो मॉडर्न, एग्नोस्टिक और टेक्नोलॉजी सेवी है। अच्छा। क्योंकि फाउंडर को लगता है कि बदलते वक्त के साथ बिजनेस को आगे ले जाने की विजन उसी के पास है जो सबको साथ लेकर चल सके। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। इंट्रोडक्शन। दिसंबर 1941 में लीडर्स रिहा हुए, वॉर का खतरा सर पर था। कांग्रेस फिर से वॉर में हेल्प करने के लिए तैयार थी अगर पावर ट्रांसफर हो। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर गांधी ने अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया। बैकग्राउंड। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर डिफरेंसेस। राइट। गांधी और नेहरू के बीच बहुत डिफरेंसेस थे। रिलीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टेट के रोल पर। नेहरू मॉडर्न थे, गांधी ट्रेडिशनल। बट व्हाट वाज द कोर लॉजिक? व्हाई नेहरू? व्हाट वर द सिमिलैरिटीज? देखो, दोनों में कुछ कोर वैल्यू सेम थी। दोनों इंक्लूसिव पेट्रियटिज्म में बिलीव करते थे, मतलब इंडिया एज अ होल। नॉन वायलेंस और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में उनका विश्वास था। सो गांधीज रैशनल। गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना? राजमोहन गांधी की बुक द गुड बुटमैन के अनुसार गांधी को लगा कि नेहरू ही वो लीडर हैं जो उनके प्लूरलिस्ट इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट द अल्टरनेटिव्स? बाकी लीडर्स जैसे पटेल, राजाजी, राजेंद्र प्रसाद के कुछ सेक्शनल इंटरेस्ट थे, लेकिन नेहरू एक हिंदू हु कुड बी ट्रस्टेड बाय मुस्लिम्स, अ नॉर्थ इंडियन हु वाज रिस्पेक्टेड इन साउथ इंडिया एंड अ मैन हु वाज एडमायर्ड बाय वुमेन। वो एक जेन्युइन ऑल इंडिया लीडर थे। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? इस अनाउंसमेंट ने कांग्रेस के अंदर लीडरशिप क्वेश्चन को सेटल कर दिया। इसने आजाद इंडिया के पहले प्रधानमंत्री का रास्ता साफ कर दिया। एंड द कंक्लूजन? Despite the differences, Gandhi saw in Nehru the future of a united and modern India. लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। गांधी जी ने नेहरू को अपना सक्सेसर कब डेजिग्नेट किया? दिसंबर 1941, जब कांग्रेस लीडर्स को जेल से रिहा किया गया था इन द वेक ऑफ जापान्स एंट्री इनटू द वॉर। गांधी और नेहरू के बीच डिफरेंसेस के बावजूद उनमें कौन सी 3 फंडामेंटल सिमिलैरिटीज थी? 3 key things. 1. Inclusive patriotism. 2. Belief in non-violence. 3. Commitment to democracy. राजमोहन गांधी की बुक के हिसाब से गांधी ने नेहरू को दूसरे लीडर्स लाइक पटेल और प्रसाद पर प्रेफर क्यों किया? क्योंकि नेहरू का विजन प्लूरलिस्ट एंड इंक्लूसिव था और उनकी अपील ऑल इंडिया थी जो रीजनल या कम्युनल लाइन से ऊपर थी। सोर्स में नेहरू को डिस्क्राइब करने के लिए 3 स्पेसिफिक फ्रेजेस क्या यूज किए गए हैं उनकी ऑल इंडिया अपील दिखाने के लिए? Yes, these are beautiful. A Hindu who could be trusted by Muslims, a North Indian who is respected in South India, and a man who was admired by women. नेहरू के अलावा और किन लीडर्स का नाम एज ऑल्टरनेटिव्स मेंशन किया गया है? The source mentions Patel, Rajaji, Azad, Kripalani, and Rajendra Prasad. This shows Nehru was chosen from a pool of very senior and capable leaders. Okay, time for the practice cue. Now, pause and practice saying. In late 1941, despite the ideological differences, Gandhi designated Nehru as his successor because of Nehru's pluralistic and all-India appeal, which Gandhi believed was essential for a united India. Mini recap. In short, Gandhi chose Nehru as his heir, prioritizing Nehru's inclusive, all-India vision over their personal ideological differences to secure the future of a united India. तो अब नेहरू गांधी के ऑफिशियल सक्सेसर थे और जापान रंगून तक पहुंच चुका था।
ब्रिटेन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था, यूएसए, चाइना सब कह रहे थे कि इंडियंस को साथ लो। इस प्रेशर में आकर ब्रिटेन ने अपना आखिरी और सबसे फेमस वॉर टाइम ऑफर भेजा, द क्रिप्स मिशन। द फाइनल अटेम्प्ट एट अ डील। टॉपिक 11 क्रिप्स मिशन, इसकी डेफिनेशन। मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इंडिया भेजा एक नए सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स के साथ। इसमें डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रोविंसेस को इंडिया से अलग होने का ऑप्शन दिया गया, लेकिन इसे सभी पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक प्रॉपर्टी डील में सेलर एक फाइनल ऑफर देता है। ऑफर में आगे पीछे कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं कि ना तो बायर ए को पसंद आती हैं, ना बायर बी को, ना बायर सी को। राइट। सब अपने अपने रीजन से ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। क्रिप्स मिशन ऐसी ही एक फेल्ड डील थी। परफेक्ट, चलो डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक लेफ्ट विंग लेबराइट थे और इंडियन नेशनल मूवमेंट के सपोर्टर माने जाते थे, इसलिए लोगों को उनसे काफी उम्मीदें थी। बैकग्राउंड, क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? 3 मेन रीजंस। पहला, जापान का थ्रेट। रंगून मार्च 1942 में उनके कब्जे में आ गया था। इंडियन सपोर्ट अब क्रूशल था। दूसरा, एलाइज का प्रेशर, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना। और तीसरा, इंडियन नेशनलिस्ट कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी थे। कोर लॉजिक। व्हाट वर द मेन प्रपोजल्स? पहला, एक इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस, वो कॉमनवेल्थ से विड्रॉ कर सकते थे। दूसरा, वॉर के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, कोई भी प्रोविंस जो यूनियन ज्वाइन नहीं करना चाहता वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। बेसिकली अ ब्लूप्रिंट फॉर पार्टीशन। और डिफेंस का क्या? जब तक वॉर चल रहा है, डिफेंस ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। सो व्हाई डिड इट फेल? हु रिजेक्टेड इट एंड व्हाई? सबने रिजेक्ट किया। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्योंकि पहला, उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, डोमिनियन स्टेटस नहीं। दूसरा, प्रोविंसेस को सिसीड करने का राइट नेशनल यूनिटी के खिलाफ था। और तीसरा, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हो रहा था, डिफेंस भी उनके पास नहीं था। व्हाई डिड द मुस्लिम लीग रिजेक्ट इट? उन्होंने रिजेक्ट किया क्योंकि पहला, पाकिस्तान साफ साफ नहीं दिया गया था, और दूसरा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का तरीका पसंद नहीं आया। और बाकी ग्रुप्स? अदर ग्रुप्स जैसे सिख्स, हिंदू महासभा, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन वाले क्लॉज का विरोध किया। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या था? क्रिप्स मिशन के फेलियर ने साबित कर दिया कि ब्रिटिश अभी भी रियल पावर ट्रांसफर नहीं करना चाहते। इसने इंडियंस को फ्रस्ट्रेट और एम्बिटर्ड कर दिया। गांधी ने इसे अ पोस्ट डेटेड चेक कहा, और इस फेलियर ने सीधे सीधे क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जमीन तैयार कर दी। कंक्लूजन, इट वाज एन ऑफर डिजाइन टू प्लीज एवरीवन, व्हिच एंडेड अप प्लीजिंग नो वन। द मिशन फेल्ड एंड द डेडलॉक कंटिन्यूड। लेट्स गेट टू द क्रॉस क्वेश्चंस। क्रिप्स मिशन भेजने के 3 मेन रीजंस क्या थे? JAN से याद रखो। पहला, जापानीज थ्रेट। दूसरा, एलाइड प्रेशर। तीसरा, नेशनलिस्ट वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। JAN। नाइस। क्रिप्स मिशन का सबसे कंट्रोवर्शियल प्रपोजल कौन सा था जिस पर कांग्रेस ने सख्त आपत्ति जताई? द राइट टू प्रोविंसेस टू सिसीड। कांग्रेस ने इसे अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी माना। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि इसमें पाकिस्तान नॉट बीइंग एक्सप्लिसिटली ऑफर्ड, उन्हें एक एम्प्लाइड प्रॉमिस नहीं, एक कॉन्क्रीट ऑफर चाहिए था। और गांधी जी का फेमस कोट क्या था क्रिप्स मिशन के बारे में? अ पोस्ट डेटेड चेक। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ऑन अ क्रैशिंग बैंक भी जोड़ा था, बट पोस्ट डेटेड चेक इज द मोस्ट फेमस पार्ट। मतलब एक ऐसा चेक जिसका कोई इमीडिएट वैल्यू नहीं है। प्रैक्टिस क्यों? Now pause in practicing. The Cripps Mission of March 1942 offered dominion status and the right for provinces to secede, but it failed because it was rejected by both the Congress for not offering complete independence and the Muslim League for not explicitly offering Pakistan. And the mini recap? In short, the Cripps Mission failed to break the deadlock, as its proposals were unacceptable to all major Indian political parties, paving the way for a final, larger confrontation. वाह, व्हाट अ जर्नी! हमने 1939 से 1942 तक के हर बड़े इवेंट को कवर किया। आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था टुवर्ड्स फ्रीडम एंड पार्टीशन 1939-1947। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरुआत की कांग्रेस के इंटरनल क्राइसिस से, जहां गांधी रिफॉर्म चाहते थे, और दूसरे स्ट्रगल। फिर हमने देखा कैसे सुभाष बोस का राइज हुआ और त्रिपुरी क्राइसिस ने कांग्रेस को आमने सामने ला दिया, जिसके कारण बोस ने रिजाइन किया। उसके बाद हमने गांधी और बोस के बीच 9 बड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को डिटेल में समझा, फ्रॉम नॉन वायलेंस टू वुमेन्स राइट्स। ये इस लेक्चर का कोर था। वर्ल्ड वॉर 2 के स्टार्ट पर हमने कांग्रेस का कंडीशनल स्टैंड देखा और कैसे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया। इसके बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया, जिसने गेम ही बदल दिया। ब्रिटिश ने प्रेशर में आकर पहले ऑगस्ट ऑफर और फिर क्रिप्स मिशन भेजा, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। राइट। और इसी दौरान हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह और गांधी का नेहरू को सक्सेसर चुनने का इंपॉर्टेंट डिसीजन भी देखा। बेसिकली ये वो दौर था जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो रहे थे और एक बड़े फाइनल असॉल्ट की जमीन तैयार हो रही थी। अब आपके लिए कुछ फूड फॉर थॉट। इन 6 सवालों पर सोचना। पहला, अगर आप त्रिपुरी सेशन में एक डेलीगेट होते तो आप बोस को सपोर्ट करते या गांधी को, और क्यों? दूसरा, गांधी के ट्रस्टीशिप और बोस के स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन में से आजाद इंडिया के लिए कौन सा मॉडल बेहतर होता? तीसरा, क्या क्रिप्स मिशन आजादी देने का एक जेन्युइन अटेम्प्ट था या सिर्फ एक वॉर टाइम स्ट्रेटेजी? चौथा, गांधी ने नेहरू को अपना सक्सेसर चुना। अगर उन्होंने पटेल को चुना होता तो इंडिया का फ्यूचर कैसा होता? पांचवा, बोस का एक्सेस पावर से हेल्प लेना क्या एक प्रैग्मेटिक डिसीजन था या एक आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज? और छठा, इंडिविजुअल सत्याग्रह को आप एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट मानते हैं या एक सिंबॉलिक फेलियर?
और अब आपका चैलेंज। आज के इस डिटेल लेक्चर में से गांधी और बोस के बीच कोई भी 3 आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जैसे इकोनॉमी, वुमेन या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनो और उन्हें आसान शब्दों में 2 मिनट के अंदर अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो। देखते हैं आप कितना समझे। बिल्कुल। और जो रेट है उसमें भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है जब मैं छोटा था तो